अच्छा जी, देखिए बेटा, मैं डायरेक्ट सवाल की तरफ आ रहा हूँ। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है किससे। ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है रेवेन्यू से, देन परचेजेस हैं, देन रिटर्न इनवर्ड्स हैं, देन कैरेज इनवर्ड है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें इसने दी हुई हैं सवाल के अंदर। और नीचे आप देखेंगे ये एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। ये पहली एडजस्टमेंट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, उसके बाद ये पांचवी है, ये छठी एडजस्टमेंट है। एंड सवाल बेसिकली क्या है, आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। आपको क्या बनानी है? इनकम स्टेटमेंट बनानी है। क्वेश्चन क्या है? इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो इस तरह का जब भी सवाल आ जाए कि आपको डेटा दिया हुआ है और डेटा के अंदर आपको इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल सब दिया हुआ है, और उसके अलावा एडजस्टमेंट दिए हैं, इस सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इसके लिए पहले तो अपने पास फॉर्मेट सामने रखें। आपको मैंने ग्रुप में फॉर्मेट शेयर कर दिया है, इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ये फॉर्मेट आपके सामने होना चाहिए कि पहले तो हमें ये बताओ कि कौन सी चीज कहाँ आती है। लाइक सवाल में रेवेन्यू दिया था, तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सेल्स रेवेन्यू बात एक ही है, ये हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर रिटर्न इनवर्ड माइनस करेंगे इसमें से, तो यहाँ पर आ जाएगा नेट रेवेन्यू। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले तो ये करना होगा, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से आइटम जाएंगे, ताकि वो आइटम हम क्या कर सकें, अपनी इनकम स्टेटमेंट में लिख सकें। तो ये मैंने ग्रुप में आपसे ये सारी चीजें क्या नाम है शेयर कर दी हैं। तो आप इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट वहां से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे मैं आपको जरा बताता हूँ। रेवेन्यू, क्या ख्याल है किसका आइटम है? इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। ठीक है। परचेजेस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, ये भी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ऐसे ही है, कैरेज इनवर्ड भी जाएगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जाएगा, डिस्काउंट रिसीव भी जाएगा। ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज भी जाएगा, इंश्योरेंस भी जाएगा, कमीशन रिसीव भी जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमने कोई चीज बेची है और उस पर में नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो भी जाएगा। ठीक है। ये मैं टिक कर लेता हूँ, ये सारे आइटम मैं हाईलाइट कर लेता हूँ जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाने हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये भी जाएगा। यहाँ तक मेरे साथ है? यहाँ तक मेरे साथ है? अब सवाल पैदा होता है कि ये जो आइटम है, लीज होल्ड प्रेमिसेस, कंप्यूटर इक्विपमेंट, फिक्सचर एंड फिटिंग, बेटा ये आईएएस में नहीं जाएंगे। ये क्यों आईएएस में नहीं जाएंगे? क्योंकि ये नॉन करंट एसेट होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट होते हैं। तो आईएएस में ये नहीं जाते, इनकी डेप्रिसिएशन जाती है। ठीक है। तो इसने क्या किया होता है, जब भी पेपर में सवाल आता है, ये नॉन करंट एसेट की कॉस्ट अलग बताएगा, और अब तक जो उसकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, उसका डेटा आपको क्या करेगा, अलग देगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये एसओएफपी में जाएंगे जी बेटा, एसओएफपी में जाएंगे, लेकिन इनकी डेप्रिसिएशन जाएगी बेटा। इसी तरीके से आगे चलते हैं। बैंक नहीं जाएगा। बैंक लोन, इसका जो इंटरेस्ट है ये जाएगा, बैंक लोन नहीं जाएगा। इस पे जो इंटरेस्ट हमें पे करना है वो जाएगा। सो आपके सामने इसने सवाल में इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसके नीचे बैंक लोन इंटरेस्ट पेड, ये जाएगा हमारे पास। ट्रेड रिसीवेबल नहीं जाएगा, ट्रेड पेबल नहीं जाएगा, प्रोविजन फॉर ऑफर डेट का जो इंक्रीज डिक्रीज है वो जाएगा, और बाकी सारी चीजें नहीं जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है? अब अगला स्टेप क्या करना है। अब आईएएस में जब हम ये आइटम लिखेंगे, तो आप सबको पता है रेवेन्यू कहाँ आता है, मुझे पता है सबसे ऊपर आता है। परचेजेस कहाँ आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है। और रिटर्न इनवर्ट कहाँ आता है? जी गाइस, क्या करते हैं रिटर्न इनवर्ट के साथ? जी, माइनस करते हैं। किससे माइनस करते हैं? रेवेन्यू से माइनस करते हैं, सेल्स से माइनस करते हैं। अच्छा, कोशिश कीजिएगा सेल्स का वर्ड नहीं लिखना है इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, उसकी जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा? रेवेन्यू आ जाएगा। कैरेज इनवर्ट का क्या करेंगे सर? कैरेज इनवर्ट परचेजेस में ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, डिस्काउंट रिसीव का क्या करते हैं बेटा? डिस्काउंट रिसीव कहाँ लिखते हैं? किसी भी चीज के साथ रिसीव्ड का वर्ड आ जाए, रिसीवेबल नहीं, रिसीव का वर्ड, ये अदर इनकम में जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से कमीशन रिसीव, ये अदर इनकम में जाएगा। तो आप सबको पता है कि कौन सी चीज कहाँ जानी है। अब करना क्या है? अब सबसे पहली बात, अब एडजस्टमेंट में आएंगे। एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर किसी की वैल्यू रिवाइज हो जाती है तो हम रिवाइज करेंगे। लाइक फॉर सपोज ऊपर सवाल में रेवेन्यू दिया हुआ है, और नीचे एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि सेल्स का एक आइटम मिसिंग है, या सेल्स हमने कम लिखी थी, तो ये सेल्स की फिगर आपने रिवाइज करके लेके जानी होगी बस।
ये इम्पैक्ट पड़ता है एडजस्टमेंट का। तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट 17,300। इसका तो आपको पता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दी हुई होती, तो हमेशा वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक वाहिद चीज है जो आपके पास आईएएस में भी जाती है, एसएफपी में भी जाती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऊपर होंगे। उसने बोला है साल के आखिर में 2,600 के डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या थे, अक्रूड थे। 2,600 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या थे, अक्रूड थे। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिखा देता हूँ, ये रहे। क्या करेंगे बेटा इसका, 2,600 जो अक्रूड थे उसका क्या करेंगे। जी, शाबाश बेटा। हम क्या करेंगे, 17,200 जो हमें दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये 17,200 जो हमें दिया हुआ है, इसके अंदर ये अक्रूड शामिल नहीं है। आप सब लोगों ने अक्रूड पढ़ा होगा, प्रीपेड पढ़ा होगा। अक्रूड का मतलब ये वो पैसा होता है जो हमने रिसीव ना, हमने रिसीव किया होता है ना हमने पे किया होता है। अगर एक्सपेंस की बात करते हैं तो ये हमने पे नहीं किया। हमने एक्सपेंस इनकर तो कर लिया है, लेकिन इसके अगेंस्ट हमने पेमेंट नहीं की। ये जो आपके पास सवाल में इंफॉर्मेशन दी है ना, ये सारी पेड इंफॉर्मेशन है, हमने इसके अगेंस्ट पेमेंट की हुई है। तो जो अक्रूड होता है वो इसमें शामिल नहीं होता। तो लेकिन जब हम आईएएस बनाते हैं, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हमें एक्सपेंस के अंदर क्या करना होता है। अगर कोई एक्सपेंस अक्रूड है, अगर कोई एक्सपेंस ओविंग है, तो इनकम स्टेटमेंट पूरे साल की बनती है। वो ओविंग और वो अक्रूड हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इस पे हमारी डिस्कशन हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अक्रूड एक्सपेंस को जाके 17,200 जो हमारे पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसमें 2,600 ऐड कर देंगे। क्या मतलब, 17,200 प्लस 2,600, ये कितना हो जाएगा, ये 19,800 हो जाएगा, 19,800 हो जाएगा। तो जब हम आईएएस बनाएंगे, तो आईएएस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हम कितने लिखेंगे, 19,800 लिखेंगे। मैं आपको उसको जरा दिखाता हूँ। ये आप देख सकती हैं, ये नीचे आईएएस बनी हुई है। तो आप देख लें, इसने एक्सपेंसेस में जाके, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जाके क्या किया, 17,200 प्लस 2,600, 19,800 जाके लिखा है। यहां तक मेरी बातें क्लियर है बेटा। ये वाली एडजस्टमेंट क्लियर होगी, सेकेंड एडजस्टमेंट। जी। अब आते हैं, ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, ये वाली भी हो गई। अब आते हैं हम लोग थर्ड एडजस्टमेंट के ऊपर आते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट में कह रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्लूड एन एडवर्टाइजिंग कंपेन कॉस्टिंग 1,500। हमने कोई एडवर्टाइजिंग कंपेन कराई थी। ठीक है, कंपेन से मुराद ये कि हमने कोई प्रमोशन करवाई थी, हमने कोई एडवर्ट बनवाए थे, उस पे हमारा खर्चा आया था 1,500 का। लेकिन विच रन फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 दिसंबर 2015। ये जो 1,500 रुपए का खर्चा हुआ था, ये 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर 2015 तक था। जब भी सवाल के अंदर वो टाइम दे दे आपको, आप पहले उसको हाईलाइट कर लें। जब भी सवाल के अंदर वो टाइम दे दे, आप उसको हाईलाइट कर लें। बेसिकली टाइम देने का मतलब ये होता है कि वो ये कहना चाह रहा होता है कि हमने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया है। ज्यादातर अक्रूड भी हो सकता है। वो ये कहना चाह रहा होता है कि भाई ये एक्सपेंस हमने शायद एडवांस में पे कर दिया है। तो आप, वो खुद कह रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्लूड, मतलब ये ऊपर आ रहा है आपके पास, ये ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा प्लस नहीं करना आपने। बस आपने देखना है कि कोई प्री पेमेंट है या नहीं है। तो प्री पेमेंट के साथ हम क्या करते हैं बेटा, हम वो माइनस करते हैं। तो हम कैसे पता चलाएंगे प्री पेमेंट है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने दो काम करने हैं। क्या करने हैं, दो काम करने हैं। सबसे पहला काम, आप क्वेश्चन की फाइनल डेट को हाईलाइट करने हैं। वो कौन सी है, 30 सितंबर। हमारा साल एंड हो रहा है 30 सितंबर 2015 तक। कब एंड हो रहा है, 30 सितंबर 2015 तक। और ये जो पेमेंट हमने की है 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर 2015 तक की है। ठीक है, तो ये पेमेंट अगस्त से लेके दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, अगर आप काउंट करेंगे, अगस्त हो जाएगा, फिर उसके बाद सितंबर हो जाएगा। मैं कर लेता हूँ, ये जो आपने पेमेंट की है, इसमें अगस्त आ जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा, फिर अक्टूबर आ जाएगा, फिर नवंबर आ जाएगा, फिर दिसंबर आ जाएगा। ये कितने महीने हो जाएंगे, ये 5 महीने हो जाएंगे। तो ये जो 1,500 की पेमेंट हमने की, ये 5 महीनों की पेमेंट है। ठीक है, लेकिन हमारा साल जो एंड हो रहा है वो 30 सितंबर तक एंड हो रहा है। इसका मतलब 30 सितंबर के बाद, सितंबर के बाद जो महीने बनते हैं, ये 3 महीने बनते हैं आपके। ये 3 महीने हमारे पास क्या है, ये एक्स्ट्रा है। हमने इन 3 महीने की पेमेंट क्या कर दी है, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है। वो कह रहा है सवाल में कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्लूड, मतलब ऊपर जो सामने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ रहा है, ये रहा, इसमें शामिल है ये एक्सपेंस। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारा खर्चा तो सितंबर तक आएगा, आईएएस तो सितंबर तक की बनेगी। सितंबर के बाद का खर्चा अगर हमने पहले से पे किया हुआ तो हमें माइनस करना होगा, आईएएस में वो खर्चा नहीं जाएगा।
तो क्या करेंगे इसका, मुझे बता सकते हैं इस 1500 का? ये 5 महीने का एक्सपेंस है और 3 महीने का एक्स्ट्रा है, क्या करेंगे बेटा? एनी आइडिया? कोई कैलकुलेशन बताएं मुझे। हाँ बेटा, रोमान बेटा बताएं, क्या करेंगे? फजल बेटा आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें, आप भी बताएं इसके क्या करेंगे। माइनस करेंगे? कितना अमाउंट माइनस करेंगे? शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। शाबाश बेटा। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे 1500, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, डिवाइड बाय कर देंगे 5, ये आ जाएगा 900। इस 900 का क्या करेंगे, आईएएस बनाते वक्त, आईएएस बनाते वक्त हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो 10,800 बन रहा था, उसमें से क्या करेंगे, ये अमाउंट माइनस करेंगे। ये देखें, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 10,800 था, इसमें से 900 माइनस कर देंगे। आप नीचे जाके देख सकते हैं उसने क्या किया है, इसमें से जाके ये माइनस किया है। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? यहां तक कोई इशू? अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद द 8% बैंक लोन इज रीपेबल इन 5 इक्वल पेमेंट्स ऑन 1 अक्टूबर ईच ईयर। अच्छा, इसका ताल्लुक एसओएफपी के साथ है। हम वैसे जो लोन होता है, जो लोन होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, वो हम एसओएफपी में लिखते हैं क्योंकि ये लाइबिलिटी होता है। ठीक है, हम लोन कहाँ लिखते हैं, नॉन कर लाइबिलिटी में लिखते हैं क्योंकि ये हमारा लाइबिलिटी होती है, ये हमारा लोन होता है, ये हम एसओएफपी में लिखते हैं। अच्छा, ये जो इसने बोला ना कि हमने 5 इक्वल पेमेंट के अंदर लोन पे करना है, तो बेसिकली होता ये है कि अगर लोन पूरा का पूरा बाद में पे करना है, 12 महीने के बाद पे करना है, अमूमन ऐसा ही होता है कि लोन जो हम 12 महीने के बाद पे करते हैं, तो हम वो सारा का सारा नॉन कर लाइबिलिटी में लिखते हैं। मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊं एक बार, मैं आपको समझा दूं। इसका काम आईएस में नहीं है, देखें, एक ये है नॉन करंट लायबिलिटी आपके पास, यहाँ आप लिखते हैं लोन, ठीक है, और एक होती है आपके पास करंट लायबिलिटी, उसमें लिखते हैं लोन। लेकिन सीन ये होता है, अगर लोन सारा का सारा आपने 12 महीने के बाद पे करना है, आफ्टर 12 मंथ्स पे करना है, फिर तो ये नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। लेकिन अगर नॉन करंट लायबिलिटी आपका लोन जो है वो आपको विद इन 1 ईयर पे करना है, किस पे पे करना है, विद इन 1 ईयर में पे करना है, या फिर उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर देना है, तो फिर कुछ अमाउंट हम लिखते हैं करंट लायबिलिटी में, कुछ अमाउंट लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में। मैं जरा समझाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास लोन आ रहा है, जरा गौर से सुनिएगा, एक मिनट। ये हमारे पास लोन आ रहा है 50,000 रुपए का। वो सवाल में ये कहना चाह रहा है, ये 50,000 का जो लोन है, इसकी हमें हर साल एक पेमेंट करनी होती है, और हम 5 साल तक पेमेंट करेंगे। ऐसा बेटा, इसको बंद कर लीजिएगा, आवाज कम कीजिएगा। उसने सवाल में बोला हुआ है, ये जो हमने लोन लिया था, इसकी हमें हर साल इक्वल, इसकी हर साल हमें पेमेंट करनी है, और 5 साल तक हम इसकी पेमेंट करते रहेंगे। यानी ये पूरा एक साथ नहीं देंगे, हर साल थोड़ा थोड़ा करके देंगे। तो 10,000 रुपये हमें हर साल देने हैं, 10,000 रुपये हमें हर साल देने हैं। मैंने 50,000 को डिवाइड किया 5 से, 10,000 रुपये हमें हर साल देने हैं। अब इसका इम्पेक्ट ये पड़ेगा कि जब हम एसओएफपी बनाएंगे, तो 50,000 में से जो 10,000 हैं वो अगले साल देने हैं, वो विद इन 12 मंथ्स देने हैं, वो हम शो करेंगे करंट लायबिलिटी में। और बाकी जो 40,000 हैं वो 12 महीने के बाद देने हैं, वो भले टुकड़ों में देने हो, लेकिन वो 12 महीने के बाद देने हैं, वो हम शो करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी में। तो इसका ताल्लुक उसके साथ नहीं है, इनकम स्टेटमेंट के साथ नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इस पे आ जाए, इस 6 पे आ जाए। इस 6 में कह रहा है, ट्रेड रिसीवेबल 6,400 आर इरिकवरेबल। इसका क्या करेंगे बेटा? बेसिकली सवाल में वो बेडेड नहीं देता। जब भी आप सवाल देखेंगे ना, अमूमन आपको सवाल के अंदर बेडेड नहीं मिलेंगे, देखें, आपको तकरीबन बेडेड नहीं मिलेंगे। उसकी वजह क्या होती है, वो बाद में एडजस्ट करवाता है बेडेड को, अगर दे दे तो अच्छी बात है। लेकिन इस सवाल में उसने क्या किया, आपको एडजस्टमेंट के अंदर बताया कि हमने बेडेड रिकॉर्ड नहीं किए, अब बेडेड को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जी बेटा, इसका मुझे बताएं आईएएस पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, और वैसे क्या करेंगे। जी बेटा। शाबाश बेटा, शाबाश। इसके वैसे ये होता है, हम बेडेड की एंट्री करते हैं, वैसे करेंगे नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। हम बेडेड को जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम लिखते हैं 6,400, और जो हमारे रिसीवेबल हैं
उसमें भी जाके क्रेडिट करेंगे 6,400। क्या मतलब, मैं जरा समझा दूं। ये बेडेड जो है ये हमारा एक्सपेंस है, अब ये ऊपर नहीं आ रहा, तो हम आईएएस के अंदर जाके इसको क्रिएट करेंगे, कितना, 6,400। और दूसरा हम इसका इम्पैक्ट ये करते हैं कि जो हमारे रिसीवेबल हैं, जाहिर है ये हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे रिसीवेबल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हम 6,400 यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी हमारे रिसीवेबल की फिगर रिवाइज हो जाएगी। अब ये 44,400 नहीं बनेंगे, लेकिन जब 6,400 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बन जाएंगे 38,000। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, 6,400 एज अ बेडेड रिकॉर्ड करेंगे। सर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, आईएस में रिकॉर्ड करेंगे, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वहां जाके 6,400 लिखेंगे। दूसरा, जो हमारे रिसीवेबल की फिगर होगी उसको कर देंगे रिवाइज। अब वो 44,400 नहीं होंगे, बल्कि ये 6,400 इसमें से माइनस करेंगे तो वो हो जाएंगे 38,000। मैं आपको जरा दिखा देता हूँ, ये आईएस है। इस आईएस में आप देख सकते हैं इसने बेडेड के नाम से एक एक्सपेंस लिखा होगा, ये आप देख सकते हैं 6,400। नजर आ रहा है बेटा, मैं समझा रहा हूँ बेटा आपको। देखें, जो पहले इस बात को समझें, ट्रेड रिसीवेबल 6,400 आर इरिकवरेबल। वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल में 6,400 की एक फिगर इंक्लूडेड है जो कि इरिकवरेबल है, मींस वी कैन नॉट रिसीव इट। अब उसके पीछे से रीजन नहीं बताया, नॉर्मली रीजन इंसॉल्वेंसी होता है, बैंकरप्सी होता है। तो सर हम क्या करते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि व्हेन सर्टेन अमाउंट इज नॉट इरिकवरेबल या इज नॉट रिकवरेबल, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उसको एज अ बैड डेट रिकॉर्ड करते हैं। बैड डेट रिकॉर्ड करने का मतलब ये है, हम बैड डेट को कर देते हैं डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल को कर देते हैं क्रेडिट। अच्छा, ये बैड डेट कहाँ जाएगा, ये आईएस में जाएगा, ये आपका एक्सपेंस है। और नीचे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया, ये आईएस के अंदर जाएगा। दूसरा, रिसीवेबल को क्रेडिट करने का मतलब क्या है, हम रिसीवेबल को जाके रिड्यूस करेंगे, यानी उसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जब हम एसओएफपी बनाएंगे ना, वहां रिसीवेबल की फिगर रिवाइज होकर जाएगी, वहां 44,400 नहीं जाएगी, बल्कि 6,400 माइनस करके 38,000 वहां जाएगी। अब बताएं देविका बेटा, अब समझ में आया। जी बेटा। अच्छा, अच्छा वैसे ये माइनस मैंने क्यों किया डायरेक्टली, बेसिकली जब हम प्रोविजन फॉर डॉफर की एंट्री करेंगे ना, वहां फिर मसले होते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहा है अ प्रोविजन फॉर डॉफर ऑफ 5% इज टू बी मेंटेन। प्रोविजन का मैंने आपको ये बताया था कि आईएएस के अंदर ये होता है, सबसे पहले हम प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं, और उसकी कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, जो भी हमारे ट्रेड रिसीवेबल होते हैं उन पे लगाते हैं परसेंटेज, जो भी आंसर आएगा उसमें से वो वाला प्रोविजन माइनस करेंगे जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अगर हमारा प्रोविजन बढ़ रहा है, हमारा शक बढ़ रहा है, तो ये एक्सपेंस है। ठीक है, अगर हमारा शक रिड्यूस हो रहा है तो ये इनकम है। मैं जरा समझाता हूँ, इसको जरा नोट कर लें इस बात को। ट्रेड रिसीवेबल को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से, जो आंसर आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डॉफर ट्रायल बैलेंस वाला माइनस करेंगे। ट्रायल बैलेंस, सॉरी, आईएएस के अंदर डिफरेंस जाता है। आईएएस में वो प्रोविजन जाता है जिसका ताल्लुक इस साल से है। जो प्रोविजन आप पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं वो नहीं है, वो नहीं जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डॉफर जो सवाल में दिया होता है, जो ऊपर इंफॉर्मेशन में दिया होता है, ये देखें, ये आपके पास डेटा मौजूद है। इस डेटा के अंदर भी आपको प्रोविजन फॉर डॉफर दिया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, 1,500 दिया हुआ है। इस डेटा के अंदर भी आपको प्रोविजन फॉर डॉफर दिया हुआ है। ये प्रोविजन फॉर डॉफर रिकॉर्डेड है बेटा, ये हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, पिछले सालों में रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये नहीं जाएगा, बल्कि इनकम स्टेटमेंट में वो जाएगा जो कि डिफरेंस होता है। क्या मतलब, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिसीवेबल लेंगे। रिसीवेबल कितने हैं बेटा, 38,000, तो हम लेंगे 38,000। 38,000 को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से, जो सवाल में मेंशन की हुई है, 5%। ठीक है, हम 5% से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, जो आंसर आएगा, आंसर बता सकते हैं क्या आंसर आया, जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे 1,500, जो सवाल में प्रोविजन दिया हुआ है। जी बेटा। 38,000 को मल्टीप्लाई किया 5% से, कितना आया बेटा, 1,900 आ गया।
और 1900 में से 1500 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 400 आ जाएगा। ये 400 क्या शो करता है? हमारा प्रोविजन इंक्रीज हुआ है। अगर आपको मैं पुराने जमाने में ले जाऊं, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो, तो हम प्रोविजन का अकाउंट बनाते थे, बीडी लिखते थे 1500, सीडी हम फाइंड करते थे, सीडी आ गया 1900, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 400 का डिफरेंस इस साइड पे आएगा। इस साइड पे जब भी 400 का डिफरेंस आए, ये आपका एक्सपेंस है, अगर आपको याद हुआ। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक बातें क्लियर है? ये आप देख सकते हैं, इसने इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट लिखा है और इसके आगे लिखा है 400। ठीक है, बस आप डेप्रिसिएशन करते हैं, इंटरेस्ट फिर कल करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन में समझा देता हूँ वो कैसे होगी। सबसे पहले आते हैं फिक्सचर एंड फिटिंग पे। फिक्सचर एंड फिटिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड आ जाए आपके जहन में, क्या आना चाहिए कि जो भी मेरे पास परसेंटेज है, वो किस पे अप्लाई करूंगा? वो कॉस्ट पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, और कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका ये होता है कि हम परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे रेलेवेंट जो भी मशीनरी है उसकी कॉस्ट के साथ। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, जैसे कि इस सवाल में लिखा हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास परसेंटेज दी हुई है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बुक वैल्यू के साथ। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है, जो भी सवाल में कॉस्ट दी हुई है और जो भी सवाल में प्रोविजन फॉर डेप्शन दिया है, उनको माइनस करके नेट जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर इक्विपमेंट पे। कंप्यूटर इक्विपमेंट पे 25% अप्लाई करनी है, और डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 25%। तो पहले आ जाए कंप्यूटर इक्विपमेंट के ऊपर। ये रहा कंप्यूटर इक्विपमेंट, ये उसकी कॉस्ट है 75,000, और ये उसकी प्राइम डेप्रिसिएशन है। ये लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये उसकी क्या है? प्राइम डेप्रिसिएशन है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट में से प्राइम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं फिर अप्लाई करते हैं। तो इसकी कॉस्ट कितनी है कंप्यूटर इक्विपमेंट की? 75,000 माइनस प्राइम डेप्रिसिएशन कितनी है आप देख सकते हैं, 23,000। जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25% के पास। जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25% के साथ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जो हमारे पास कॉस्ट होती है, देखिए उसके आगे से कॉस्ट का वर्ड यूज किया है, जो हमारे पास कॉस्ट होगी और जो प्राइम डेप्रिसिएशन होगी वो माइनस करेंगे पहले, क्योंकि हम बुक वैल्यू पे लगाते हैं, हम कॉस्ट पे नहीं लगाते, बुक वैल्यू पे लगाते हैं। तो सवाल के अंदर अगर प्राइम डेप्रिसिएशन दी हुई है तो माइनस करेंगे। प्राइम डेप्रिसिएशन कैसे पता लगेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की हेडिंग से पता लगेगा। जी बेटा, क्या आंसर आया कंप्यूटर इक्विपमेंट का? डेप्सिन कितनी आ गई उसकी? बी क्विक गाइस। 13,000। ठीक है, 13,000 आ गई। अब आ जाए फिक्सचर एंड फिटिंग के ऊपर। फिक्सचर एंड फिटिंग में सिर्फ हमें कॉस्ट देनी है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। फजल बेटा, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर जी। ठीक है, तो फिक्सचर एंड फिटिंग हम क्या करेंगे, डेप्सिन के मैं अगेन बता दूं, एडजस्टमेंट के अंदर हमें बस रेट चाहिए होता है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट चाहिए होगी, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हमें बुक वैल्यू चाहिए होगी। बुक वैल्यू का मतलब मैंने बताया कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फजल बेटा, इनको मैंने पहले वीडियोस भेजी थी और ये टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, तो इनको आइडिया है, अभी सिर्फ मैं गाइडेंस दे रहा हूँ इनको। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, वीडियो पहले देख लीजिएगा, और थोड़ा सा अगर रिकेप कर लेंगे, मैं आपको सारी वीडियोस भेज दूंगा, बड़ा फायदा होगा। ठीक है, अच्छा जी। जी फिक्सर सर, फिटिंग थैंक यू। की, फिक्सर फिटिंग की हमें कॉस्ट चाहिए, और डेप्सिन का रेट कितना है? 10% है। तो हम आते हैं, ये रहा, देखें, इसका रेट है 10%, और हमें सिर्फ कॉस्ट चाहिए। फिक्स एंड फिटिंग की दो हेडिंग होगी, एक हेडिंग जो होगी उसके साथ लिखा होगा कॉस्ट, और एक हेडिंग जो होगी, जैसे ये फिक्स एंड फिटिंग है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये वाली हेडिंग हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। तो हमारे लिए सिर्फ कॉस्ट चाहिए, जिसके आगे कॉस्ट लिखा हुआ है। तो 10% को मल्टीप्लाई करें 30,000 के साथ, यू विल गेट 3,000, यू विल गेट 3,000। तो हमारे पास दो डेप्शन आ गई, एक कंप्यूटर इक्विपमेंट की 13,000 और एक फिक्स एंड फिटिंग की 3,000। मैं आपको चेक करा देता हूँ आंसर में। ये हम लिखते हैं एक्सपेंसेस में, ये देखें, ठीक है, और फिक्स एंड फिटिंग की 3,000। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी? अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद गिरा है, अच्छा कभी कभार ये होता है, ये नोट कर लीजिएगा,
स्ट्रेट लाइन मेथड में दो तरीके यूज होते हैं, एक होता है परसेंटेज वाला, एक होता है ईयर वाला। अगर हमने कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी ली हुई है, लीज होल्ड क्या होता है, टाइम पीरियड के लिए होती है, जैसे ये लीज है, हमने प्रीमिसेस लीज पे ली है, हमने बिल्डिंग लीज पे ली है, तो इसमें क्या होता है, जो भी उसकी कॉस्ट होती है, फिर परसेंटेज की जगह पे उसको हम डिवाइड कर देते हैं ईयर से। बस ये फर्क होता है। अमूमन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज के साथ। तो लीज में परसेंटेज का चक्कर नहीं होता, लीज में ईयर का चक्कर होता है। तो जब ईयर का लफ्ज आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है ईयर के साथ। तो मुझे बता सकते हैं हमारे पास प्रेमिसेस की कॉस्ट कितनी है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है, जब ईयर से डिवाइड करना हो तो ये भी स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, तो इसमें कॉस्ट ही लेंगे हम हमेशा। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर फिर दो तरीके होते हैं, एक होते हैं परसेंटेज वाला, एक होते हैं ईयर वाला। ईयर वाला परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन मुनासिब नहीं है। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है, 80,000 आ रही है, तो हम 80,000 लिख लेते हैं और उसको डिवाइड कर देंगे 20 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 4,000। ये हमारी डेप्रिसिएशन हो जाएगी किसकी, आपका अल्लाह भला करे, कंप्यूटर, ओ सॉरी, लीज होल्ड प्रीमिसेस की हो जाएगी। यहां तक बातें क्लियर है। अच्छा, अब ऐसा है, बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। आप लोगों का मैच है, आप भले मैच देखें। मैं चाह रहा था थोड़ा बहुत हमारी क्लास हो जाए, तो बाकी चीजें कल डिस्कस करेंगे और आप वीडियोस देख लीजिएगा, ताकि फर्दर जो चीजें नहीं समझ में आए तो हम उसको दोबारा गो थ्रू कर लें। ये टॉपिक बहुत अहम है। ठीक है, तो कल भी मैं क्लास लूंगा इंशाल्लाह।